तो बिहार इलेक्शन में क्या नया चेंज आया है और कैसे ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है और ममता बनर्जी रिसेंटली क्या कहा कि उन्हें इतना बैकस्लैश मिल रहा है, सबको इस वीडियो में जानेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं ईडी का केस जो फ्लिपकार्ट पे चल रहा है। तो ईडी ने फ्लिपकार्ट को एक ऑफर दिया है कि वो पेनल्टी पे करके FEMA वायलेशन से बच सकती है। पेनल्टी किस चीज को लेकर लगाया जा रहा है कि बिग बिलियन डेज के दौरान जबरदस्ती डिस्काउंट्स को पुश किया जा रहा था और फेक प्रमोशंस के थ्रू बहुत सारा सेल्स को जनरेट किया जा रहा था। इन शॉर्ट फेक मार्केटिंग किया जा रहा था फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड अगर फ्लिपकार्ट FEMA कंपाउंडिंग रूल्स के अंदर अपना पेनल्टी को पे कर देती है तो वो बहुत लंबे लीगल प्रोसेस से बच सकती है। अभी केस दोनों अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे चल रहा है क्योंकि दोनों ने ही सेल्स के दौरान बहुत फेक मार्केटिंग एंड प्रमोशंस किए थे। अब ईडी ने ऑप्शन बड़ी कंपनीज को दिया क्यों है? बेसिकली ईडी ये चाह रहा है कि जो बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न हो गया से ये डील करके बड़े लीगल केस से बचा जा सके ताकि इंडिया और अमेरिका के बीच का ट्रेड डील्स को ईज किया जा सके एंड ट्रेड नेगोशिएशन का जो पावर है वो और भी स्ट्रांग होगा। लेकिन फ्लिपकार्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो इस पेनल्टी को पे करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। वही बात अमेज़न की रही तो अमेज़न की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। तो बीजेपी और जेडीयू साथ में इलेक्शन लड़ने वाले और दोनों ने 101 सीट्स का बंटवारा किया है बराबर और एनडीए की अलायंस एलजेपी 29 सीट्स में इलेक्शन को लड़ने वाली है। बिहार इलेक्शन में कुल मिलाकर 247 सीटें हैं और इलेक्शन को 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहले फेज में 121 सीटों में वोट किया जाएगा और दूसरे फेज में 122 सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। अभी तक इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है और AIMIM की चीफ इस बार 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा जो पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है। देखते हैं इस इलेक्शन में क्या होता है और इस इलेक्शन के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। उसके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब बात करते हैं चाइना और यूएस का टैरिफ वॉर्स को लेके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज कर दिया है और ये 1 नवंबर से लागू होगा और ये टैरिफ्स को एग्जिस्टिंग 30% टैरिफ्स के ऊपर लगाया गया, यानी टोटल 130% टैरिफ लिया जाएगा। और ट्रंप ने टैरिफ लगाते समय ये कहा कि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स है जो AI और EV सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चाइना इसको एज एन होस्टाइल नेशन यूज कर रहा है और एक्सपोर्ट्स लिमिट कर रहा है। लेकिन बात यहीं पे आ जाता है, चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है। चाइना ने जवाब में यूएस को हिपोक्रेट कहा है और डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हुए कहा है और वहीं पर चाइना ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स को कहा कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है एंड यूएस के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन पे उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया है। एंड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद यूएस टेक मार्केट में एक बहुत बड़ा धक्का देखने को मिला है। जो यूएस टेक कंपनीज के शेयर्स है जैसे अमेज़न, एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब को मिला के $770 बिलियन एक दिन में शेयर मार्केट से गायब हो गए। और वहीं पर क्रिप्टो मार्केट में भी क्रैश देखने को मिला जहां पे एक दिन के अंदर बिटकॉइन 8.4% तक गिर गया और $19 बिलियन का मार्केट वैल्यू गायब हो गया। तो करेंटली यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील्स था बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्योंकि एक के ऊपर एक टैरिफ्स लगा लगा इस स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उन सबको मैं अपडेट करता रहूंगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में हुए एक रेप केस पे कहा कि वो लड़की 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी और ये ब्लेम जो ममता बनर्जी लगाए डायरेक्टली विक्टिम को ब्लेम लगाया कि तुम बाहर क्या कर रही थी। और ये दिखाता है इंडियन सोसाइटी का वो माइंडसेट जो कहता है कि हर रेप केस में लड़की की गलती होती है। ये दिखाता है कि वुमेन्स को आजादी से बाहर घूमने की जगह कर्फ्यू के अंदर रहना चाहिए और घर में बंद रहना चाहिए। और ध्यान रखना ये किसकी तरफ से आया, ये एक फीमेल चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया है अपने राज्य को लेके। करेंटली पश्चिम बंगाल में वुमेन सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। पिछले साल राज्य के मेडिकल केस पे अभी तक ममता बनर्जी ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है, ना ही वहां पे वुमेन सेफ्टी को लेके कुछ भी कंसर्न रेज किया गया है या एक्शन लिया गया है, बल्कि वुमेन्स को ये समझाया जा रहा है कि भाई तुम घर में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। हमें समझना पड़ेगा कि हर रेप केस में सिर्फ वुमेन्स का नहीं बल्कि सोसाइटी का भी हाथ होता है और वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में जो करेंटली बहुत बड़े परेशानी में फंस चुके हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में शाहरुख खान, रेड चिलीज एंड नेटफ्लिक्स को नोटिस भेज दिया गया है समीर वानखेड़े के द्वारा
ऑन द डिफेमेशन केस। ये केस आर्यन खान के बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेके है, जहां पे समीर वानखेड़े को एलिजेडली नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है। वानखेड़े ने अपने डैमेज के लिए 2 करोड़ का डिमांड किया है और ये कहा है कि ये अमाउंट को वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे। वानखेड़े का ये कहना है कि ये वेब सीरीज ने उनका रेपुटेशन को हैम्पर किया है और इंडियन लॉ सिस्टम का मजाक उड़ाया है। कोर्ट्स ने अभी इंटरिम ऑर्डर दे दिया है और किसी भी पार्टी ने अभी तक रेस्पॉन्स नहीं दिया है ऑल्दो। लेकिन वानखेड़े की पूरे परिवार को पाकिस्तान और यूएई से बहुत हेट मिल रहा है और सोशल मीडिया पे रिएक्शन बहुत मिक्स्ड है, कुछ लोगों के साथ और कुछ लोगों के अगेंस्ट है। बात करते हैं पापा जोन्स का कमबैक इन इंडिया। तो जिसको नहीं पता, पापा जोन्स एक बहुत पॉपुलर पिज्जा चेन है अमेरिका के अंदर और इंडिया में वो 2017 में बंद हो गया था क्योंकि उनके सेल्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2025 में पापा जोन्स वापस इंडिया में कमबैक कर रहा है और पहला आउटपुट बैंगलोर में खोल दिया गया है। कंपनी का प्लान है कि अगले 10 सालों में वो 650 स्टोर्स इंडिया में खोलने वाले हैं और इस बार इनका पिज्जा चेन में मोस्टली वेजिटेरियन मेन्यू को रखा गया है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी वेज पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। पापा जोन्स में पिज्जा का प्राइसिंग 149 से लेकर 799 तक है, जो उनके कॉम्पिटिशन डोमिनो से स्लाइटली ज्यादा है। लेकिन क्योंकि पापा जोन्स का क्वालिटी अच्छा होता है तो शायद लोगों को उनका पिज्जा पसंद आए और करेंटली कंपनी कस्टमर रिसर्च एंड टेक में इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर ताकि वो अपने पिज्जा को सेल कर सके ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं पापा जोन्स इस बार कितना चलता है, कब तक बंद होता है। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल पर। अब बात करते हैं ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। तो एक वीडियो इंटरनेट में बहुत वायरल होता है जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन एक बोट के एज पर बैठी रहती है और लग रहा है कि वो एक लेक के ऊपर पूप कर रही है और लोगों का क्लेम है कि वो उदयपुर है, जिसको देख के लोग कुछ ज्यादा ही भड़क गए उस औरत को लेके। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो वो वीडियो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था और इन्फ्लुएंसर एली जेना ने खुद आके कंफर्म किया है कि वो ऑस्ट्रेलियन है और ऑस्ट्रेलिया में ही शूट हुआ है, इंडिया में शूट नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज दिखाता है कि विदेशों में भी सिविक सेंस की कुछ ज्यादा कमी है। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड है या बहुत ज्यादा सिविक सेंस है, क्योंकि यूजुअली विदेशी सिर्फ इंडियन के सिविक सेंस पे सवाल उठाते हैं, लेकिन आज हमें इनके सिविक सेंस के भी सवाल उठाना चाहिए कि भाई लेक में ऐसे हरकतें कौन करता है। अब क्या विराट कोहली आरसीबी को छोड़ने वाले हैं? ऐसे रूमर्स तब स्प्रेड होने लगे जब विराट कोहली ने आरसीबी का कॉमर्शियल डील्स को साइन करने से मना कर दिया। तो कुछ लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि विराट कोहली आरसीबी के साथ कंटिन्यू नहीं करने वाले अगले आईपीएल सीजन में। जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ ब्रांड डील एंड स्पॉन्सरशिप्स के लिए होता है फ्रॉम द फ्रैंचाइज एंड विराट कोहली ने उसको मना किया है एंड विराट कोहली अभी भी आरसीबी के लिए खेलने वाले अगले सीजन। एंड आकाश चोपड़ा ने भी कंफर्म किया है कि विराट कोहली का प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है एंड शायद आरसीबी का फ्रैंचाइज सेल पर है तो हो सकता है सारे कॉन्ट्रैक्चुअल डील थोड़े डिले चल रहे हो। एंड बहुत ऑब्वियस बात बनता है, अभी आरसीबी आईपीएल जीती है, अभी आरसीबी का वैल्यू सबसे टॉप पे चल रहा है एंड इस स्टेज पे आके विराट कोहली आरसीबी को नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल पे ने अभी तक गवर्नमेंट मैंडेट एफआरआई को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं किया है। इस वजह से लगभग 33% लोग वनरेबल हो जाते हैं फाइनेंशियल स्कैम्स को लेके। तो इंडियन सरकार ने एफआरआई को रोल आउट किया था ताकि फाइनेंशियल रिस्क एंड फाइनेंशियल स्कैम्स को कम किया जा सके एंड बाकी सारे यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, पेटीएम इन सबको पहले इंप्लीमेंट कर लिया, लेकिन अभी तक गूगल पे ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। गूगल ने रीजन दिया है कि क्योंकि उनका स्ट्रक्चर मल्टी लेयर होता है तो एफआरआई को इंप्लीमेंट करने में उन्हें दिक्कतें आ रही है, जबकि दूसरे बैंक्स एंड यूपीआई प्लेटफॉर्म ने इसको 2 महीने में इंप्लीमेंट कर लिया। गूगल के पास उनका खुद का एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो फ्रॉड से बचाता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि गूगल पे एफआरआई सिस्टम को ऑप्ट करे और इंप्लीमेंट करे अपने सिस्टम में। एंड गूगल पे इंडिया का 35% यूपीआई मार्केट को कवर करता है, तो पूरे 35% लोग करेंटली वनरेबल है किसी भी खतरे को लेके। तो आज की वीडियो को लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।